नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। जितनी भी सूचनाएं सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दें। अगर आप लोग सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एस पीईटी की। जिस तरीके का थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से हम लोग सूचनाओं की चर्चा करेंगे उसी क्रम से। तो पहले पेट की चर्चा करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में माध्यमिक में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जो एक बड़ी एफआईआर हुई है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर कुछ नई भर्तियां हैं उनको देखेंगे। तो ये देख सकते हैं पेट को लेकर के काफी विद्यार्थियों को इंतजार है पेट के रिजल्ट का, क्योंकि पेट के रिजल्ट के बाद में ही समूह की भर्तियां शुरू होंगी। लोअर लेखपाल आदि जो वीडियो वीपीओ बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी। लिखा है नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है पीईटी का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पीईटी का परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। आयोग ने 17 सितंबर तक पीईटी की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। अब अंतिम उत्तर कुंजी जल्द ही जारी की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 19,42,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस बार पीईटी का अंक 3 साल के लिए मान्य रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगले 3 साल में समूह की भर्तियों के लिए निकलने वाले विज्ञापनों में यह अंक आवेदन के लिए मान्य होंगी। तो 3 साल तक ये जो पीईटी की जो मार्कशीट है वो अब मान्य रहेगी और काफी सारी भर्तियां इस बार आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। यूपी ट्रिपल एस की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, कुछ नई भर्तियां और कौन कौन सी आएंगी लेखपाल लोअर के अलावा, इसको लेकर के और कुछ और नोटिस वगैरह कौन सी जारी हो सकती हैं उसको लेकर के मैं एक अलग से केवल यूपी ट्रिपल एस का डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के महाघोटाले की। अभी एक मुद्दा मैंने आप लोगों को दिखाया था चैनल के माध्यम से कि एक्स टेक्नीशियन की भर्ती जब जब हुई है तब किस तरीके से फर्जी घोटाला किया गया है। जैसे किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, फिर पैनल बना करके उसके नाम से एक, जैसे कोई विद्यार्थी आदित्य नाम से तो आदित्य नाम से 3-4 विद्यार्थियों को अलग अलग जिले में ज्वाइन करा दिया गया। इस तरीके का घोटाला कई भर्तियों में हुआ। एक्स टेक्नीशियन की 2008 की भर्ती में, 2016 की भर्ती में और इसके बाद 2014 आज की भर्ती में भी। और एक्स-रे टेक्नीशियन में यह भी था कि पहले भर्ती कर लिया गया, उसके बाद में भर्ती के नियम बनाया गया। ये देखिए बहुत सारी अनियमितता हुई थी। स्वास्थ्य विभाग में 2016 में हुई 403 एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती में अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए साक्षात्कार के नंबरों में खेल करने का आरोप लगा है। और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती नियमावली 1986 के अनुसार अभ्यर्थी के चयन के लिए 50 अंक शैक्षिक योग्यता के और 50 अंक साक्षात्कार का प्रावधान था। अखिलेश यादव के जमाने में सभी भर्तियों में इंटरव्यू लागू था और जमकर के भ्रष्टाचार होता था इंटरव्यू में। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के पिछले महीने अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि ये भर्तियां सब उन्हीं के कार्यकाल में हुई हैं तो उन्होंने इस ट्वीट को अपने डिलीट कर दिया था। लिखा है तत्कालीन सरकार ने 2015 के लिए तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। वर्ष 16 में यूपी ट्रिपल एस से कराई गई भर्ती की नियमावली में बदलाव किया और 50 अंक, ये देख सकते हैं आप लोग, केवल घोटाले के लिए ही 50 अंक के साक्षात्कार की जगह 20 अंक का मानक तय कर दिया गया बाद में। और 17 मई 2016 को साक्षात्कार कराए गए, 25 मई को परिणाम घोषित कर दिया गया। कितनी जल्दी और 2 दिन के अंदर ही नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया और नियुक्तियां दे दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शासन ने नियमों की अनुमति 10 जून 2016 को दे दी। शिकायतकर्ता पूरी भर्ती की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये 16 की भर्ती की बात हो रही है। और वहीं पर आपने सुना होगा कि एक्स-रे टेक्नीशियन में एक और घोटाला हुआ था इसी भर्ती में कि एक ही व्यक्ति की ज्वाइनिंग, एक ही नाम से ज्वाइनिंग, आदित्य, अंकुर, ऐसे बहुत सारे नाम आए थे, कई जिलों में हो गई थी और कई लोग वेतन उठा रहे थे जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दिया था, जिनके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं था। सेम यही जो चीजें टीजीटी पीजीटी में हुई हैं, जिसको लेकर के एफआईआर हुई है। फर्जी नियुक्ति में पूर्व उप सचिव, 3 डीआईओएस समेत 48 पर मुकदमा। टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। जैसे यहाँ कोई भर्ती होती है तो पैनल बनाया जाता है, यानी कि एक चयनितों की एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट भेजी जाती है अलग अलग जिलों में कि ये आपको भर्ती डीआईओएस के माध्यम से, प्रबंधक के माध्यम से बाद में उन पदों को भरा जाता है। और पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम पहले था, जो भर्ती होती थी टीजीटी पीजीटी की, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से फर्जी पैनल बना करके भेज दिया गया और फर्जी लोगों की नियुक्ति हो गई। इसलिए मैं क्या करता था कि माध्यमिक में जितने पदों पर भर्तियां नहीं होती हैं, मतलब विज्ञापन नहीं निकाले जाते हैं, उससे ज्यादा पद भर लिए जाते हैं। आप आरटीआई डाल करके देख लीजिए कितने लोग रिटायर हुए हैं और कितनी इसने भर्तियां की हैं। मैंने एक बार इसको लेकर के विस्तृत वीडियो भी बनाया था 1991 से लेकर के अब तक के लिए कि 1991 से अब तक कितने रिटायर हुए हैं, 1991 से अब तक कितने
पद भरे गए हैं, तो यहाँ पर बैक डोर से भर लिए जाते हैं। और ये जो पैनल बना करके जो फर्जी लिस्ट बना करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भेजी गई थी, उसमें ये उप सचिव, पूर्व उप सचिव नवल किशोर, इसके अलावा बहुत सारे जो डीआईओएस, लगभग 3 डीआईओएस हैं और जो प्रबंधक वगैरह हैं। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वर्ष 2013 की प्रवक्ता पीजीटी और स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। और भर्ती कब की है? 2013 की है, ये 2013 की भर्ती है। सतर्कता विजिलेंस, इसमें शिकायत की थी छात्रों ने, मतलब जो एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती है इसमें भी छात्रों ने पूरी मेहनत की है और इसमें भी छात्रों ने शिकायत की थी, छात्रों ने पूरा डाटा निकाला था। यहाँ पर आगे देखिए लिखा है कि फर्जी समायोजन पैनल बना करके कई अभ्यर्थियों को गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति दी गई। चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव नवल किशोर, बलरामपुर, संभल और मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ ही प्रबंधक, प्रधानाचार्य व पटल सहायकों की मिलीभगत उजागर हुई है। विजिलेंस टीम ने जांच पूरी करने के बाद प्रयागराज सेक्टर के निरीक्षक हवलदार सिंह यादव की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पद पर रहते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भर्ती घोटाले की शिकायत अभ्यर्थियों ने 2023 में हाईकोर्ट तक पहुंचाई। समझ गए? ये हाईकोर्ट में शिकायत की थी विद्यार्थियों ने, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर शासन ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए और विजिलेंस जांच में पाया कि 30 अभ्यर्थियों को 3 जिला विद्यालय निरीक्षकों और उनके पटल सहायकों ने नियमानुसार बिना सत्यापन कराए ही कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना पत्र प्रेषित कर दिया। वेरिफिकेशन होता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, तो वो नहीं कराया, सीधे ज्वाइनिंग दे दिया, वो कागज इन्होंने फर्जी दिखा करके। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, पटल सहायकों और विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बिना सत्यापन के इन फर्जी पैनलों को मान्यता देते हुए नियुक्ति कर दी गई। कई मामलों में नोटरी से जाली प्रमाण पत्र जारी करा लिए गए और प्रधानाचार्य प्रबंधकों ने मिलीभगत करके अभ्यर्थियों को कार्यभार भी ग्रहण करा दिया, जबकि कॉलेजों में संबंधित विषयों के पद ही खाली नहीं थे। लिखा, प्रधानाचार्य प्रबंधकों ने मिलीभगत करके अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया, जबकि कॉलेजों में संबंधित विषयों के पद ही नहीं थे, वो पद नहीं थे जिन पदों पर भर्ती हुई है। मुकदमे में बोर्ड के तत्कालीन उप सचिव को षड्यंत्र में शामिल बताया गया है। वह चयन बोर्ड में 21 जनवरी 2008 से 6 मई 2013 तक और 26 दिसंबर 2016 से 2 जुलाई 2022 तक और 15 नवंबर 2022 से जांच पूरी होने तक नियुक्त रहे हैं। अब इसीलिए शायद जो नवल किशोर हैं उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं रखा गया था, इनका तबादला कर दिया गया था, डायरेक्ट में भेज दिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ जांच चल रही थी। नीचे लिखा है कि ज्यादातर समायोजन पैनल उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के दस्तखत है उस पैनल में, फर्जी पैनल में। स्पष्ट है कि उप सचिव ने फर्जी समायोजन पैनल से नियुक्ति पाने वालों दीपिका सिंह, अमित कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार दुबे, मृत्युंजय यादव को लाभ दिया और दिसंबर 2021 में ही जिला विद्यालय निरीक्षक संभल को यह बता दिया होता कि समायोजन फर्जी है, तो 36,43,144 रुपए की धनराशि की राजकीय क्षति नहीं होती। तहरीर में कहा गया है कि उप सचिव नवल किशोर ने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, तो मतलब मुख्य षड्यंत्रकर्ता नहीं माना गया है। और बस यही कहा गया कि अगर ये पहले बता दिए होते कि ये गलत है, ये जांच कर रहे होते, तो ये चीजें नहीं होती, बस इतना ही है। और ऐसा होता भी है, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, देखिए छोटे तो ना बचाएंगे, डीआईओएस वगैरह और प्रबंधक वगैरह, और जितने भी ये पीसीएस के ऊपर के जो होते हैं, पीईएस के पीसीएस के ऊपर, ये सारे जो अधिकारी हैं ये मैनेज कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ऐसा कहीं कुछ होगा। फिलहाल बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार इसमें इन सभी लोगों की संपत्ति की जांच कराए और संपत्ति की जांच करा करके कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अगली सूचना है कुछ नई भर्तियों की। राज्य में 23,175 पदों पर इंटर पास की बहाली जल्द होगी। बिहार में तो बहार है, वहां से बहुत सारी भर्तियां लगातार निकल रही हैं। अभी आपने देखा दरोगा भर्ती नहीं, पुलिस भर्ती, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि और कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। तो इसमें इंटर पास वालों के लिए यहाँ वहां पर एक ज्वाइंट भर्ती आती है, जैसे एसएससी में होता है ना, सीजीएल और सीएचएसएल, इसी तरीके से लिखा है। राज्य में इंटर पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जल्द ही 23,175 पदों पर बहाली होगी। आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। 15 से लेकर के 26 नवंबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और जिन्होंने 2023 में इन पदों के लिए आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन नहीं करना है, वे सभी पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। नए विज्ञापन में 2023 में विज्ञापित 12,199 पदों के अलावा बाद में 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों से मिली 10,976 रिक्तियों को भी जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर के जो पद है वो 23,175 हो गए हैं। इसमें 35% आरक्षण के तहत 7,394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण अलग अलग दिया है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 7,394 और ये अलग अलग विभागों के पद है, ये देखिए।
और इसमें परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। 3 पुस्तकें भी ले जा सकेंगे अपने साथ नकल करने के लिए, वहां छूट रहती है। कर्मचारी चयन आयोग ने निर्देश दिया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच से सवाल होंगे और अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक ले जा सकेंगे। पुस्तक पर अभ्यर्थियों को अपना नाम और रोल नंबर लिख करके रखना होगा। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि ये ज्वाइंट भर्ती यहाँ से निकला। इसी की बात उत्तर प्रदेश में भी की जाती है कि यूपी ट्रिपल एससी से भी ऐसी ही कोशिश करें कि इकट्ठा भर्ती, जैसे यहाँ पर ये निकला 23,000 पदों के लिए विज्ञापन, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और ये देखिए इसमें कि कई पदों के बारे में लिखा है कि इसमें टाइपिंग वगैरह भी देनी होगी और कई पदों में योग्यता अलग से, यानी कंप्यूटर वगैरह की अलग से भी योग्यता, कुछ स्पेशल पद भी हैं। सबका ये इकट्ठा विज्ञापन यहाँ से निकला है। तो ये देखिए यही फायदा होता है कि इसमें इकट्ठा विज्ञापन निकलने से मतलब मेरिट नीचे तक चली जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या देख ही सकते हैं 23,000, और अगर वही 100 200 पद निकलते तो बार बार वही विद्यार्थी आवेदन करते रहते और कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही विद्यार्थी की नियुक्ति कई पदों पर हो जाती है, वही लेखपाल बनता है, वही वीडियो बनता है, वही जूनियर असिस्टेंट बनता है, वही पुलिस कांस्टेबल, मतलब बहुत सारे पदों में नियुक्ति हो जाती है और पद खराब हो जाते हैं। इस तरीके में नहीं होते हैं क्योंकि वरीयता भरवा ली जाती है। भारत जीत गया कल का मैच, उसको लेकर के भी देख सकते हैं आप लोग, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है। लिखा तिलक को सैल्यूट, अजय भारत ने लगाई एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। डिबार शिक्षक को एक्सपर्ट बनाने का आरोप लगाया है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से डिबार एक शिक्षक को फिर से एक्सपर्ट पैनल में शामिल करने पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे शिकायती पत्र में दावा किया है कि पीसीएस 2024 का प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के एक प्रोफेसर को नियुक्त किया गया था और उन्हीं को परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्ति का निस्तारण भी कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि प्रोफेसर ने अपने तथा आयोग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की कर्मचारियों के कुछ खास चहेतों के फायदे के लिए कई सही उत्तरों को गलत रखा और जिसके कारण उन्हें आयोग ने डिबार किया था। किंतु आयोग के कर्मचारियों की मिली भगत से 2 हफ्ते में इनके डिबार को रद्द कर पुनः एक्सपर्ट कमेटी में शामिल कर लिया गया और इन्हीं प्रोफेसर ने आरओ एआरओ परीक्षा में भी प्रश्न पत्र बनाए हैं और 12 अक्टूबर को होने जा रही पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में भी उन्हीं से पेपर सेट कराने का कार्य लिया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच की मांग की गई है। तो जो लोग विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आरओ एआरओ में और पीसीएस में जो लगातार प्रश्न गलत किए जा रहे हैं वो ऐसे गलत नहीं हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इन सब चीजों से इन चीजों को बल मिलता है। अगली जो सूचना है वो एक भर्ती को लेकर के 609 पदों के लिए कल इन विद्यार्थियों का मेंस था। लगभग 95% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। आप लोग सुनिए इस वीडियो में विद्यार्थियों ने क्या कहा। कल मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया था और वहां पर कुछ छात्रों से वार्ता हुई जो परीक्षा दे करके निकल रहे थे और छात्र हैं, इनसे भी पूछेंगे कैसा था आज ए का पेपर का पैटर्न। जी बताइए। पेपर सही था, मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा कठिन था, कैलकुलेटिव नहीं था। और जी ये आपका पहला मेंस था यही क्या? हाँ मेरा पहला मेंस था। क्या किया है आपने? बीटेक क्या किया, मतलब पढ़ाई किए हुए अभी एमटेक कर रहे हैं। एमटेक कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और एग्जाम्स भी देते हैं कम्पिटिटिव। कहाँ से आए आप एग्जाम देने के लिए? धनबाद जा रहा हूँ। धनबाद से आए हैं। कैसा आया था आज का? जीएस थोड़ा टफ था। जीएस टफ था। अच्छा अच्छा। सिलेबस अपना कोड से था, सिविल का जो कोड होता है हाँ 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 उससे क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। हिंदी आसान थी। हिंदी आसान आई थी। हिंदी से क्या क्या कुछ याद आ रहा है क्या? हिंदी में समास वगैरह था। अच्छा 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 अच्छा। तो आज छंद पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा। संधि क्वेश्चन थे 1-2। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपना सब्जेक्ट था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अपना सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी था, लेंदी नहीं था, तो रटने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रांजल यादव। प्रांजल यादव। पेपर का पैटर्न? पेपर का पैटर्न लगभग सिमिलर ही था जैसे अभी तक आ रहा है, जैसे 21 में आया है, 19 में आया है। अच्छा। और फर्स्ट पेपर जिसमें हिंदी और सिविल का जो 100 क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चरल और सोम और मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बेस जो ज़्यादा सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस था। और जो सेकंड हाफ में जो पेपर था उसमें जीएस ऑन एन एवरेज वैसी ही थी जैसी हर साल मतलब हर एग्जाम में आई है अभी तक। अच्छा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे सिविल के वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा थे, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम थे और बहुत ही मतलब सेकंड पेपर ज़्यादा ईजी था। अच्छा, जीएस किस तरीके का आया? जीएस तो अब जीएस का मुझे उतना आइडिया है नहीं क्योंकि मैं जीएस उतना पढ़ता नहीं हूँ, बट जीएस मुझे नॉर्मल एवरेज ही लगा। अच्छा मतलब अच्छा। मैंने एवरेज अटेम्प्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हिंदी भी ठीक ही था। हिंदी भी ठीक है। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आपने यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं।